नमस्कार। द डीप डाइव में आज हम एक ऐसे परिवार की पड़ताल कर रहे हैं जिसका नाम सुनते ही जहन में शायद दौलत आती है, ताकत और हाँ, कुछ विवाद भी। रॉकफेलर परिवार। हमारे पास उनके इतिहास, उनके प्रभाव और उनकी विरासत से जुड़े कई स्रोत हैं। और आज हम इन्हीं के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस एक परिवार ने अमेरिका और दुनिया पर इतनी गहरी छाप छोड़ी। तो चलिए शुरुआत करते हैं जॉन डी रॉकफेलर सीनियर से और उस कंपनी से जिसने शायद सब कुछ बदल दिया, स्टैंडर्ड ऑयल। जॉन डी रॉकफेलर सीनियर 1839 से 1937। अगर आज के हिसाब से देखें तो शायद वो इतिहास के सबसे अमीर व्यक्ति थे। हाँ, मतलब मुद्रास्फीति के हिसाब से समायोजित करें तो बिल्कुल। और 1870 में उन्होंने बनाई स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी। इसने पेट्रोलियम उद्योग में जैसे क्रांति ही ला दी। हाँ, क्रांति तो थी, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये क्रांति एकाधिकार मतलब मोनोपोली के जरिए आई। अच्छा। और इसके लिए अक्सर बहुत आक्रामक तरीके अपनाए गए। सिर्फ तेल निकालना और बेचना नहीं था उनका मकसद, बल्कि पूरी सप्लाई चेन पे कंट्रोल करना था। रिफाइनिंग से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक सब कुछ। पूरा नियंत्रण। जी, और इसी एकाधिकार की वजह से फिर 1911 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंडर्ड ऑयल को तोड़ने का आदेश दिया, एंटी ट्रस्ट कानूनों के तहत। अच्छा, तो ये जो बड़ी कंपनियां हैं आज की, एक्सॉन मोबाइल, शेवरॉन, जी, ये वहीं से निकली। बिल्कुल। हाँ। उसी विभाजन से इनका जन्म हुआ। तो स्टैंडर्ड ऑयल का वो विशाल साम्राज्य तो टूट गया, पर क्या रॉकफेलर परिवार का प्रभाव वहीं खत्म हो गया? नहीं, असल में यही कहानी और दिलचस्प हो जाती है। स्टैंडर्ड ऑयल के टूटने के बाद भी उनका दबदबा कम नहीं हुआ। बड़ी चालाकी से उन्होंने अपना प्रभाव तेल के अलावा दूसरे क्षेत्रों में फैलाया, जैसे बैंकिंग में चेस मैनहट्टन बैंक का नाम आता है। हाँ, सुना है। जो बाद में जेपी मॉर्गन चेस का हिस्सा बना, वही। फिर रेल मार्ग, रियल एस्टेट, यहाँ तक कि राजनीति में भी। और ये सिर्फ अलग अलग निवेश नहीं थे, उन्होंने फाउंडेशन, ट्रस्ट और संस्थानों का एक पूरा नेटवर्क, एक जाल सा बना लिया। इसी ने उनके प्रभाव को दशकों तक बनाए रखा। तो मतलब ताकत सिर्फ एक कंपनी में नहीं थी, बल्कि उस पूरे नेटवर्क में थी। बिल्कुल, असर डालने वाले नेटवर्क्स बनाने में असली ताकत थी। और फिर आता है परोपकार का पहलू। इसने उनकी छवि को एक नया आयाम दिया। रॉकफेलर फाउंडेशन 1913 में बना ना? हाँ, इसका नाम तो बहुत सुना है। हाँ, और ये सिर्फ दान देना भर नहीं था, उन्होंने एक तरह से आधुनिक संगठित परोपकार की नींव रखी। रॉकफेलर फाउंडेशन ने दुनिया भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, वैज्ञानिक रिसर्च, इन सब पर जबरदस्त काम किया। जैसे कुछ उदाहरण है? बड़ा केंद्र है, इनको भारी फंड दिया, और जनरल एजुकेशन बोर्ड, यहाँ तक कि न्यूयॉर्क में जो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है, उसके लिए जमीन भी उन्हीं के दान से आई थी। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। ये तो मतलब समाज को बड़े पैमाने पर आकार देने की कोशिश थी। हाँ, बिल्कुल, एक विजन था उसके पीछे। परिवार के दूसरे सदस्यों ने भी इस विरासत को आगे बढ़ाया, या ये सिर्फ जॉन डी सीनियर और जूनियर तक सीमित था? नहीं, आगे भी बढ़ा। जॉन डी रॉकफेलर जूनियर ने तो पिता के परोपकारी कामों को और फैलाया ही, साथ में न्यूयॉर्क का वो मशहूर रॉकफेलर सेंटर बनवाया। हाँ, रॉकफेलर सेंटर। फिर देखिए नेल्सन रॉकफेलर, वो न्यूयॉर्क के गवर्नर बने और बाद में अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी रहे। ओह, तो सीधा राजनीतिक रसूख। जी हाँ, परिवार को सीधा राजनीतिक कनेक्शन मिला। और फिर डेविड रॉकफेलर का नाम आता है। वो कई सालों तक चेस मैनहट्टन बैंक के चेयरमैन और सीईओ रहे। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति में उनका बहुत प्रभाव था। ट्रिलेटरल कमीशन, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस जैसे अहम थिंक टैंक से वो जुड़े रहे। तो ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग पीढ़ियों ने व्यापार, राजनीति, वैश्विक मामलों, सब में परिवार का असर कायम रखा। बिल्कुल, कई पीढ़ियों तक अलग अलग क्षेत्रों में। लेकिन इतनी दौलत, इतने गहरे संबंध, इसके साथ विवाद जुड़ना भी शायद लाजमी है ना? हाँ, वो तो है। स्रोत बताते हैं कि वॉल स्ट्रीट, चेस बैंक और अंतर्राष्ट्रीय वित्त से उनके गहरे रिश्तों पर सवाल उठते रहे हैं। और ये जो बिल्डरबर्ग बैठकें होती हैं, हाँ, वो दुनिया के प्रभावशाली लोगों की निजी सालाना बैठकें। जी, उनमें उनकी भूमिका पर भी बातें होती हैं। इसे कभी कभी निजी कूटनीति भी कहा जाता है, मतलब सरकारी चैनलों के बाहर से असर डालना। हाँ, और देखिए, उनकी अपार संपत्ति और प्रभाव के कारण रॉकफेलर परिवार का नाम अक्सर विवादों और षड्यंत्र के सिद्धांतों में भी आता है। जैसे? किस तरह के सिद्धांत? जैसे कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कोशिश के आरोप,
या मीडिया, बैंकों, यहाँ तक कि सरकारों पर गुप्त नियंत्रण रखने के इल्जाम। लेकिन यहाँ ये बताना जरूरी है कि हमारे स्रोत ये जरूर कहते हैं कि इनमें से ज्यादातर बातें या तो साबित नहीं हुई हैं या फिर उन्हें बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। अच्छा, हम यहाँ सिर्फ वो जानकारी रख रहे हैं जो स्रोतों में है, किसी दावे का समर्थन या खंडन नहीं कर रहे। सही है, ये स्पष्ट करना जरूरी है। लेकिन ये अपने आप में एक अहम सवाल तो खड़ा करता ही है कि क्यों ज्यादा धन और शक्ति हमेशा शक और साजिश के सिद्धांतों को जन्म देते हैं। ये सोचने वाली बात है। अच्छा, आज के समय में अगर देखें तो रॉकफेलर परिवार उतना सुर्खियों में नहीं रहता है ना? हाँ, पहले की तरह सार्वजनिक चेहरे शायद अब उतने नहीं हैं। तो क्या इसका मतलब है कि उनका असर कम हो गया है? देखिए, शायद असर का तरीका बदल गया है। परिवार के सदस्य उतने पब्लिक में ना हो, लेकिन उनके बनाए संस्थान वो आज भी बहुत प्रभावशाली हैं। रॉकफेलर फाउंडेशन, रॉकफेलर ब्रदर्स फंड, ये संस्थाएं आज भी वैश्विक स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, कला जैसे क्षेत्रों में अरबों डॉलर लगाती हैं, नीतियां प्रभावित करती हैं। और वित्तीय फर्में भी हैं शायद। हाँ, रॉकफेलर कैपिटल मैनेजमेंट जैसी फर्में भी सक्रिय हैं। तो कह सकते हैं कि प्रभाव खत्म नहीं हुआ है, बस उसका रूप बदल गया है। अब वो संस्थानों के जरिए ज्यादा चलता है। तो कुल मिलाकर रॉकफेलर परिवार की कहानी सिर्फ बेहिसाब दौलत कमाने की नहीं है, नहीं, बल्कि उस दौलत को एक स्थायी प्रभाव में बदलने की कहानी है। उद्योग में, परोपकार में, राजनीति में, वैश्विक मामलों में। बिल्कुल सही कहा। ये अमेरिकी पूंजीवाद के विकास का, अभिजात्य वर्ग के प्रभाव का और हाँ, परोपकार की जटिलताओं का एक जीता जागता उदाहरण है। एक ऐसा नाम जिससे अपार संपत्ति भी जुड़ी है और गहरे विवाद भी। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। स्रोत कहते हैं कि परिवार आज सार्वजनिक रूप से कम सक्रिय हैं। लेकिन क्या प्रभाव हमेशा सार्वजनिक दृश्यता पर ही निर्भर करता है? ये सोचने वाली बात है कि पर्दे के पीछे संस्थानों और नेटवर्क्स के जरिए किस तरह का प्रभाव आज भी कायम हो सकता है।